स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का मोशन चैप्टर पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में और अलग अलग तरह के ग्राफ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ या स्पीड टाइम ग्राफ हुआ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये मतलब होता है जब वेलोसिटी क्या हो, सेम रेट से इंक्रीज करता है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन सेम रेट से इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये भी मतलब है क्या है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक्सेलरेशन का जितना वैल्यू था उतना ही रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहले एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि स्काई डाइवर है। स्काई डाइवर जंपिंग फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो किसका एग्जांपल में आ जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, बात एक ही है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है जो ओनली ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और भी इसका, या फिर बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। बॉल रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये भी किसमें आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक हम लोग लाइव एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करने के लिए। मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, फ्रीली फॉल का एग्जांपल लेते हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं। इसमें कैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है उसको हम देखेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक छत है। मान लेते हैं क्या है, एक छत है, ठीक है। और एक छत पर से मानते हैं कि बॉल को, एक छोटा बॉल है, मान लीजिए खेलने वाला बॉल है, इसको गिराया गया है। मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर हम देखते हैं कि टी इक्वल टू, मान के चलते हैं कि 1 सेकंड पर, जब 1 सेकंड मतलब गिरने के बाद 1 सेकंड हुआ तो हम मान के चलते हैं कि वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी मान के चलते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड। फिर बी पॉइंट पर हम देखते हैं तो बी मानते हैं कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। फिर एक और पॉइंट मानते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट पर देखते हैं कि 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मतलब क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। मतलब कि क्या हो रहा है कि ग्रेविटी की वजह से बॉल जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो डी मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉल है। डी पॉइंट पर हम देखते हैं कि डी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जब टी इक्वल टू 4 सेकंड पर हम क्या पा रहे हैं कि वेलोसिटी कितना है, 8 मीटर पर सेकंड है। ये अपने मन से वैल्यू को एज्यूम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब बारी-बारी हम निकाल के देखते हैं कंटीन्यूअसली। ए टू बी के लिए भी एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं, बी टू सी के लिए भी एक्सेलरेशन देखते हैं और सी टू डी के लिए भी। क्या ये एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो क्या कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन फॉर पॉइंट ए टू बी, मतलब ए टू बी के लिए एक्सेलरेशन कितना हो रहा है उसको हम देखते हैं। ए टू बी के लिए कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी बी का फाइनल वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। और ए का इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ए पर हम ए और बी के बीच में कंसीडर कर रहे थे। ए क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और बी पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल कितना है, 4 है, माइनस इनिशियल कितना है, 2 है, और यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, तो 1 सेकंड लगा है। तो हम क्या बोल देंगे कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हुआ, ए टू बी पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन हुआ। उसी तरह से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन फॉर बी टू सी। बी टू सी के लिए भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी टू सी पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इस बार फाइनल हो गया 6 मीटर पर सेकंड और इनिशियल कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा 6 - 4, और या बी से सी पर आने में कितना टाइम लगा है, बी पर कितना लगा था, 2 सेकंड, 3 और सी पे कितना लग रहा है, 3 सेकंड। तो 2 से 3 होने में मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड। मतलब कितना हो गया, इस बार में कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं फॉर सी टू डी के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाएगा, फाइनल इस बार कितना हो गया, फाइनल हो गया 8 मीटर पर सेकंड और इनिशियल कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 8 - 6 डिवाइडेड बाय, और सी से डी पर भी जाने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकंड लगा है। तो कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पा रहे हैं हम लोग कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटी की वजह से कोई बॉल अगर सीधा नीचे गिर रहा है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाया गया, सिंपली रिलीज कर दिया गया है, और अलग-अलग टाइम इंटरवल और वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे थे। क्या पा रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन सेम रेट से, और हम अलग-अलग पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, अलग-अलग पॉइंट
सेम निकल के आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कैटेगरी में इसको डाला जा सकता है, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए कि अब इसी में कोई पूछ दिया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम इसी में क्या बोल सकते थे, जैसे मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब हो सकता था, जब हम ये बोलते थे कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, या मानते हैं कि यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 के अचानक से मान लेते हैं कि कुछ और वैल्यू, मतलब कि जैसे वेलोसिटी का इंक्रीज जो हो रहा है वो दो अमाउंट से इंक्रीज करना जा रहा है, मतलब 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन सेम रेट से कर रहा है। लेकिन अगर यही हम नॉन यूनिफॉर्म का कंसीडर करते, अगर यही हम नॉन यूनिफॉर्म का कंसीडर करते तो क्या कर सकते थे कि जो गैप चल रहा है उसको अलग मान लेते, मतलब कि 4 के बाद गया तो हम मान लेते सीधा 9 का सीधा मान लेते 11, मतलब कुछ, मतलब कि जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू नहीं रहता, उसको किस कैटेगरी में डाल सकते थे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में डाल सकते थे। मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कब कंसीडर कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म का सिंपली मतलब होता है एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। और ये पॉसिबल तभी है, इट इज पॉसिबल व्हेन वेलोसिटी increases or decreases at a non-uniform rate। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब पॉसिबल है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी बोलेंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट नहीं हो, और ये पॉसिबल तभी है जब वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करे। मतलब क्या है कि जैसे वेलोसिटी, जैसे यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है कि वेलोसिटी हर बार 2 इंक्रीज करता जा रहा था, इस केस में हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म केस में हो सकता है कि 2 के बाद 3 इंक्रीज करेगा, या 3 के बाद अचानक से 2 डिक्रीज कर जाएगा, मतलब सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अलग अलग तरह के ग्राफ्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, मतलब मोशन को हम अब ग्राफ के थ्रू, मतलब ग्राफिक, या सिंपली बोल सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, या सिंपली हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन को हम ग्राफिकल तरीके से कैसे दिखाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, या इसी को बोलते हैं डीटी ग्राफ, बात एक ही है, डीटी ग्राफ, ठीक है। सबसे पहला हम लोग को इसमें कंडीशन में पढ़ना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग सबसे पहले देखना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे दिखाया जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। मान के चलते हैं कि हम कोई कार के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, कि कार के मोशन को हम मानते हैं, कार के मोशन को कंसीडर किया जा रहा है, कार के मोशन को हम कंसीडर करते हैं, उसको पहले इंटरवल में दिखाते हैं, उसका फिर उसको ग्राफ में दिखाएंगे। मानते हैं कि टाइम, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डिस्टेंस हम मान के चलते हैं, ठीक है। 10 बजे हम टाइम मान के चल रहे हैं कि डिस्टेंस कितना चला था, मान लेते हैं 0 किलोमीटर, ठीक है। 10:20 पर पाते हैं कि वो कितना चला गया है, 50 किलोमीटर चला गया है। फिर 10:40 पे मानते हैं तो वो कितना चला गया है, 100 किलोमीटर। फिर 11 बजे मान के चलते हैं तो कितना चला गया है, 150 किलोमीटर चला गया है, ठीक है। सेम उसी तरह से 11:20 पर देखते हैं तो कितना चला गया है, वो 200 किलोमीटर। सेम उसी तरह से फिर हम 11:40 पर देखते हैं तो कितना चला गया है, वो 250 किलोमीटर। सेम उसी तरह से हम देखते हैं 12 बजे देखते हैं, मतलब 12 में लास्ट मान के चल रहे हैं, 12 AM पे मान के चल रहे हैं तो कितना चला गया है, वो 300 किलोमीटर। अब इसको हम ग्राफ में, मतलब क्या है, यहाँ पर क्या टेबल है कि 10 बजे मान के चल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, जो कोई कार है जो 0 किलोमीटर चला, 10:20 पर चला गया वो 50 किलोमीटर, 10:40 पे वो चला गया 100 किलोमीटर, 11 बजे वो कितना गया है, 150 किलोमीटर। उसी तरह से टाइम इंटरवल, मतलब 20 मिनट का टाइम इंटरवल लेके चला जा रहा है, और डिस्टेंस को 50-50 यहाँ पे, मतलब क्या यूनिफॉर्म मोशन तभी ना बोलते हैं, जैसे आप लोग पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब होता है
व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे, ग्राफ में हम इसको हम एकदम सेम इसी मोशन को ग्राफ में अच्छे से हम लोग अभी देखेंगे। दस बज के 20 मिनट पर देख रहे हैं, फिर 10 बज के 40 मिनट पर, फिर 11 बजे देख रहे हैं, फिर 11:20 में देख रहे हैं, फिर 11:40 में, 11:20 के बाद 11:40, उसका फिर लास्ट हम लोग देख रहे हैं 12 बजे देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट हम लोग कहाँ देख रहे हैं, 12 बजे। अब हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इसको कंसीडर करते हैं और इसके वैल्यू को हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ये है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ दिखा दिए, इसको यहाँ मान लेते हैं, इसको यहाँ मान लेते हैं, इसको यहाँ, इसके सामने हम दिखाते हैं 50 किलोमीटर, 50, इसके सामने दिखाते हैं 100, इसके सामने दिखाते हैं 150, इसके सामने दिखाते हैं 200, इसके सामने दिखाते हैं 250, है ना, इसके सामने दिखाते हैं क्या, 300, ठीक है। ये असल में क्या है, डिस्टेंस को दिखा रहा है इन किलोमीटर, डिस्टेंस को किसके ग्राफ में क्या दिखा रहा है, ये डिस्टेंस को दिखा रहा है इन किलोमीटर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्या रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रख रहे हैं टाइम में रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या रख रहे हैं, टाइम रख रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस में क्या रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं। तो 10 बजे क्या है, डिस्टेंस कितना चला है, 0 किलोमीटर। 10 बज के 20 मिनट पर डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 50 किलोमीटर। 10 बज के 40 मिनट पर कितना दिखा रहा है, 100। 11 बजे कितना दिखा रहा है, 150। वैसे करते करते पैटर्न चल रहा है। तो हम ये पाते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। और ये स्ट्रेट लाइन ये बताएगा कि एक्स मतलब कि डिस्टेंस जो हो रहा है वो हर 20 मिनट पर, मतलब क्या हो रहा है, इस ग्राफ के थ्रू हम क्या देख रहे हैं कि हर 20 मिनट पर कार कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है, मतलब हर 20 मिनट के बाद वो कितना चल जा पा रहा है, वो 50 किलोमीटर। मतलब इसी तरह से हम ये पा रहे हैं कि टाइम का इंटरवल सेम है और डिस्टेंस का भी इंटरवल क्या है, सेम चल रहा है, मतलब हर 20 मिनट वो लैप्स करके, हर 20 मिनट खर्च करके वो कितना जा रहा है, 50 किलोमीटर। इसी की वजह से हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम लोग को पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम, अब हमको पढ़ रहे हैं कि स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब कि स्पीड जो निकालते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, स्पीड को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम लोग को अब देखना है कि हाउ टू फाइंड स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हेल्प से हम कैसे स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग को वो देखना है। स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम यूनिफॉर्म मोशन का ही कंसीडर मान के चलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के ही कंसीडर को मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन के थ्रू मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरह से ग्राफ को प्लॉट करते हैं, मानते हैं कि हम यहाँ से गुजर के लिए यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं, कहीं से भी एज्यूम कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है ना। और मानते हैं कि A to B हम पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, ये C पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इधर की तरफ हम टाइम मानेंगे, इधर की तरफ क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, स्पीड। हम मान लेते हैं कि A पर कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, t1, और B पर कितना है, t2 है, ठीक है। और इस पर कितना है, इस पर कितना मान लेते हैं हम, d2 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं d2, और इस पॉइंट पे कितना मान लेते हैं, d1। मतलब क्या है कि ये बताना चाह रहे हैं कि t1 टाइम इंटरवल पर, मतलब t1 टाइम लेके वो ऑब्जेक्ट A पॉइंट पे जो पहुंचा है, तो t1 टाइम लेके वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और t2 टाइम लेके वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, d2 टाइम इंटरवल, d2 डिस्टेंस वो चला है। अब अगर इस ग्राफ के थ्रू हम अगर स्पीड निकालना चाहेंगे तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड का मतलब क्या होता है
कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द टाइम इंटरवल, मतलब जो टाइम इंटरवल के बीच में वो कितना डिस्टेंस चला है। तो इसी हम किसके बीच में देख रहे हैं, T1 और T2 इंटरवल के बीच में देख रहे हैं। हम किसके इंटरवल के बीच में देखा जा रहा है, हम A to B, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, A से B के बीच में। तो A से B के बीच में हम क्या करेंगे, T1 और T2 टाइम इंटरवल को कंसीडर करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर स्पीड निकालते हैं तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जितना चला है, तो डिस्टेंस कितना चला है, d2 - d1 अपॉन t2 - t1, मतलब कि t2 - t1 वो डिस्टेंस टाइम खर्च किया है कितना डिस्टेंस चलने में, d2 - d1 टाइम चलने में, डिस्टेंस चलने में। तो d2 - d1 असल में कितना के बराबर हो जाएगा, d2 - d1 का क्या मतलब हो गया, bc है ना, और t2 - t1 का क्या मतलब हो गया, ac हो गया। मतलब इतना ये डिस्टेंस, मतलब t2 - t1 को क्या मतलब हुआ, ये डिस्टेंस, और d2 - d1 का क्या मतलब हुआ, ये वाला डिस्टेंस, मतलब bc। देखिए सबसे पहले आपको d2 - d1 डिवाइडेड बाय t2 - t1, ठीक है ना। तो d2 कितना हो गया, bc, d2 - d1 कितना हो गया, bc बाय क्या हो गया, ac। तो इसी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। ये क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर जो हम BC बाई AC निकाले, ये असल में क्या है, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ के भी बराबर है। मतलब ग्राफ का स्लोप कितना है, मतलब ग्राफ कितना है, ग्राफ का ढलान कितना है, सिंपली बोल सकते हैं ग्राफ का ढलान कितना है। देखिए तो स्लोप हम क्या पाते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होता है वो स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो हमेशा क्या पाया जा रहा है, मतलब स्लोप जो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब इस कांस्टेंट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीड को ही हम क्या बोलेंगे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सिंपली हम इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका सिंपली क्या मतलब है, ये जो स्लोप निकला है BC बाई AC वो स्पीड के बराबर है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वही क्या होता है, स्पीड के बराबर होता है, वही ग्राफ में क्या होता है, स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या हो जाएगा कि जहां पे डिस्टेंस ले रहे हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट लेना, और टाइम की जगह पे टाइम भी लेंगे, ठीक है ना। टाइम की जगह पे हम क्या लेंगे, टाइम भी लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बस एक चीज आ जाएगा कि आपको वेलोसिटी, मतलब कि डिस्टेंस, वहां पर भी स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकालेंगे, और वहां पर भी स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वहां पर स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, और यहां पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही चीज होता है डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और ये क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में, और इसके लिए क्या कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यही डिफरेंस है, बस ओनली यही डिफरेंस और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी यही चीज है। हम ऐसे दिखा देंगे, इधर ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखा देंगे, इधर की तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इधर की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर की तरफ क्या हो गया, टाइम हो गया। इसमें भी वही चीज होगा, मतलब क्या है, इसमें भी अगर उसी तरह से अगर यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करेंगे तो इसमें भी यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करने से क्या आएगा, इसमें भी यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करने से क्या आएगा, इसमें जो स्लोप होगा, इसमें जो स्लोप निकलेगा, इसमें जो स्लोप निकलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि in this case slope represents velocity of the object। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। इसी की वजह से बस इतना ही डिफरेंस आएगा। हम लोग को पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में, हम लोग को देखना है। हम लोग क्या देखना है, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। सबसे पहले देखना है फॉर
जब क्या रहे कांस्टेंट स्पीड रहे, मतलब कि स्पीड क्या रहे कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, इधर की तरफ स्पीड दिखा दे, इधर की तरफ टाइम दिखा दे, और इसका कुछ हम वैल्यू भी अपने मन से अगर एज्यूम कर ले, अपने मेरी मर्जी है, या आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे 0 एज्यूम कर ले, यहाँ पे 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे दिखाते हैं तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन स्लोप जाता है, मतलब क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड के केस में क्या होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ के केस में अगर कांस्टेंट स्पीड लिया जाए तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो कैसे जाता है, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसे जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट स्पीड, मतलब किसके ग्राफ के बीच में, स्पीड और टाइम के बीच में, फॉर कांस्टेंट स्पीड, या मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब स्पीड क्या है, सेम है, a straight line is parallel to the time axis, मतलब इस केस में क्या होगा कि फॉर कांस्टेंट स्पीड a straight line is parallel time axis, मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, ठीक है। मतलब ये क्या बताएगा कि एक स्पीड यहाँ पर पार्टिकुलर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के बाद पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम बीत रहा है, टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि टाइम तो वैसे भी कभी डिक्रीज नहीं करता, टाइम कभी रुक नहीं सकता है, लेकिन स्पीड क्या है, टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, लेकिन स्पीड क्या पाया जा रहा है कि स्पीड भी सेम है, मतलब स्पीड का जो स्पीड जो 10 था वो 10 का 10 ही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड। और इस केस में क्या होगा कि कांस्टेंट स्पीड की जो मोशन का जो लाइन दिखाया जाएगा वो किसके पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ के हेल्प से कांस्टेंट मोशन का कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट स्पीड का केस लेके हम निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें अपने मन से हम एज्यूम करते हैं, सेम वैसी मोशन एज्यूम करते हैं, इधर की तरफ स्पीड दिखाते हैं, इधर की तरफ टाइम दिखाते हैं, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यहाँ पर क्या मान रहे हैं, ए पॉइंट मान रहे हैं, यहाँ पे ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर से मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सी पर मान लेते हैं कि t2 टाइम लगा है, और यहाँ पर एक बीच में हम एक कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर ए नहीं मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ई मान लेते हैं, तो अच्छा यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ई पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर वो ए है, यहाँ पे डी मान लेते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि हम ए पर मान के चलते हैं कि t1 टाइम लगा है, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम देखना क्या चाह रहे हैं कि t1 टाइम पे कितना, किसको हम देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे एज्यूम कर रहे हैं, और t2 टाइम पे कितना, किस पॉइंट पे एज्यूम कर रहे हैं, सी पॉइंट पे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तब इस ग्राफ की हेल्प से मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि t1 से t2 मतलब सिंपली बात है कि t1 से t2 मतलब कि t1 टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला है, मतलब क्या है कि t1 से t2 तक जाने में मतलब t1 से t2 टाइम इंटरवल के बीच में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड ध्यान से देखिए, स्पीड जो हम लेंगे तो स्पीड तो क्या है, ओई बोले या एडी बोले, मतलब ओई किसके बराबर है, एडी के बराबर। उसी तरह से मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ से OE इक्वल टू AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। मतलब इस ग्राफ से हम क्या पा रहे हैं कि OE किसके बराबर है, OE इक्वल टू AD इक्वल टू BC। तो हम स्पीड के जगह मान लेते हैं कि AD है, मान लेते हैं उसे, ठीक है, AD मान लेते हैं। तो और क्या है, और टाइम हम कितना लगाया है, T2 माइनस T1, तो टाइम कितना लग गया है AC,
मतलब t2 माइनस t1 कितना हो गया, ac टाइम इंटरवल लगा है तो t1 से t2 तक जाने में, है ना। तो मतलब क्या हो गया, यही चीज किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो गया, ABCD। मतलब इससे क्या पता चल पा रहा है आपको, सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम, अगर कोई बोल दिया कि स्ट्रिक्ट टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो भी एरिया माना जाएगा उसके बीच में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधी डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। यही इस ग्राफ का मतलब है। देखिए सेम तरीके से में क्या होगा, सिंपली हम इसको भी इसी तरह से दिखा सकते हैं इस केस के लिए, फॉर वेलोसिटी टाइम, या ऐसी सिंपली बोले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए अब हम लोग को देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम टू सेम क्या होता है, स्पीड की तरह ही सारा चीज होगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा नहीं है कोई नया चीज आ जाएगा, जैसे जैसे स्पीड में कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कैसे ग्राफ का मोशन होगा, उसी तरह से वेलोसिटी में भी होगा। वेलोसिटी में बस क्या ले लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। वेलोसिटी के हम क्या ले लेंगे, ओनली डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और बाकी टाइम तो सेम ही रहेगा, बाकी टाइम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो बस इसमें क्या आ जाएगा कि अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर मान के चलते हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा कि सिंपली हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बराबर, वहां पर डिस्टेंस लेते थे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर हम क्या बोलेंगे, सेम उसी तरह का केस यहाँ पर भी है। मतलब कि अगर वेलोसिटी टाइम जैसे जैसे स्पीड में प्लॉट होता है वैसे वेलोसिटी में भी होगा, बस डिस्प्लेसमेंट का ध्यान देना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए ग्राफ की मदद से, तो ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा वही किसके बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को पता करना है कि एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे को हम vt ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम कैसे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या पाते हैं, हम पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर यूनिफॉर्मली, ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब कंसीडर कर रहे हैं, मतलब क्या है कि एक्सेलरेट वेलोसिटी कौन, मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम क्या है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसके ग्राफ में हम इसको एकदम अच्छा से देखते हैं, हम लोग क्लियर कट। ए पर मान लेते हैं कि t1 टाइम, सी पे मान लेते हैं t2 टाइम लगा है। मतलब क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली, ठीक है। और इधर हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ले रहे हैं, नहीं इधर वेलोसिटी ले रहे हैं, इधर वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। और AC मतलब A के कॉरेस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी कितना मान रहे हैं, v1 है, और B के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितना मान रहे हैं, v2 मान रहे हैं, ठीक है। हम किसमें मोशन कंसीडर कर रहे हैं, AB के बीच में, मतलब AB पॉइंट लिए हैं,
ए बी पॉइंट ग्राफ पे लिए और ए बी पॉइंट के बीच में हम क्या कर रहे हैं, मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। ए पे कितना टाइम इंटरवल मान रहे हैं, t1 टाइम इंटरवल, और बी पे कितना मान रहे हैं, t2 टाइम इंटरवल मान रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम मोशन को कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज के हिसाब से हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर क्या पाएंगे, देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या, एडी के बीच में हम कंसीडर किए हैं। तो एडी के बीच में कंसीडर किए हैं, तो एडी के बीच में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है ये बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, ये फाइनली जो हम फाइनल पॉइंट को देख रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट जो बी है, बी पे वेलोसिटी कितना है, v2 है। तो हम क्या लिख दिए, v2 माइनस, अब इनिशियल ए को इनिशियल मान रहे थे कि v क्या हो गया, v1, और टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टाइम कितना खर्च हुआ है, t2 माइनस t1, टाइम कितना खर्च हुआ है, t2 माइनस t1। तो अब देखिए इस ग्राफ से हमको क्या लग रहा है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम जो लगा है, ठीक है। तो अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 असल में किसके बराबर हो जाएगा, bc पॉइंट के बराबर हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि bc बराबर क्या है, यहाँ पर bc बराबर क्या है, v2 माइनस v1, मतलब कि bc एक वर्टिकल लाइन है। तो bc वर्टिकल में क्या वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो bc को हम क्या बोल देंगे, v2 माइनस v1, और ac को क्या बोलेंगे, इस ग्राफ से ac को क्या बोलेंगे, t2 माइनस t1। मतलब ac क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल में टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ac पे t2 है और a पे क्या है, t1 है। तो ac को क्या बोल देंगे, t2 माइनस t1, और bc को क्या बोल देंगे, v2 माइनस v1। इस ग्राफ से क्या हो गया, bc डिवाइड ac, ठीक है ना। तो ये bc डिवाइड ac असल में क्या है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब क्या हुआ कि अगर हम यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी अज्यूम करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो ग्राफ से निकलेगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होगा। हम निकाले थे bc बाय ac क्या होगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हम पहले ही पढ़े, ठीक है। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, c इक्वल टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर हो गया या और भी बहुत सारा है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स।